खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद, आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा। बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले फिर तेज हुई सियासी हलचल। महायुति की बैठक टली, सतारा रवाना हुए एकनाथ शिंदे। संभल मस्जिद के सर्वे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। हाईकोर्ट में सुनवाई तक निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई गई रोक। सीलबंद रखी जाए सर्वे रिपोर्ट। जनवरी में होगी सुनवाई, तो प्रशासन ने एसपी डेलीगेशन को संभल जाने की नहीं दी इजाजत। अजमेर दरगाह के सर्वे पर भड़की सियासत। महबूबा मुफ्ती बोली, अब ये मुसलमानों के घर में मंदिर ढूंढेंगे। ओवैसी ने भी जताया ऐतराज। हिंदू पक्ष बोला, एएसआई सर्वे से लेकर पूजा करने का अधिकार। और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार को घेरा। विधानसभा में बोले केजरीवाल, गैंगस्टर्स के खौफ में है दिल्ली के कारोबारी। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन कब होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में महाराष्ट्र में महायुति सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। हम आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, साथ ही उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का ऑफर है, तो शिंदे की ओर से 12 अहम मंत्रालय मांगे गए हैं। और एनसीपी गुट से अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, उन्होंने वित्त विभाग की मांग की है। एक तस्वीर कई हजार शब्दों के बराबर होती है। कई दफा एक अदद तस्वीर पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। कुछ ऐसी ही ये तस्वीर है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता थमा रहे हैं। उनके साथ दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं। देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन शिंदे का चेहरा उदास दिख रहा है। इस एक तस्वीर से साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में कौन सीएम की कुर्सी संभालने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह के साथ 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में महायुति के तीनों बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान सरकार गठन पर करीब हर वो तस्वीर साफ हो गई, जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से सस्पेंस बना था। इस मीटिंग में एनसीपी महाराष्ट्र अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे भी मौजूद थे, जिन्होंने अंदर की बात बाहर ला दी। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही तय हो गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। बाकी बारे में आज जो कुछ है वो तय हो जाएंगे, और स्वेरिंग कब करेंगे वो भी फैसला आज शाम तक, नहीं तो कल तक हो जाएगा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते महायुति ने राज्य में जबरदस्त जीत हासिल की है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि बीजेपी बेहद ताकतवर होकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। महाराष्ट्र में नई सरकार की एक तस्वीर क्लियर हो चुकी है। करीब हर चेहरों से पर्दा उठ चुका है। सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है, और उस तारीख का भी इंतजार है जब महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। महाराष्ट्र में महायुति के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उस पर महाविकास आघाड़ी की पैनी नजर है, और विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि नतीजों के 6 दिन बाद भी शपथ ग्रहण हो नहीं पाया है। और इन्हीं कुछ सवालों के साथ एक बार फिर महाराष्ट्र में दोनों गुट आमने सामने आ चुके हैं। संजय राउत सवाल उठा रहे हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर तंज कस रहे हैं और दिल्ली दौरे पर चुटकी ले रहे हैं। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। मंथन का दौर महायुति गुट में है, लेकिन हलचल विपक्ष में है और सरकार गठन में लग रहे वक्त को जनादेश का अनादर बता रहे हैं। मैं मानती हूँ जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। कोई होगा, हमें सिर्फ इस बात पे खुशी है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा, और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य और विकसित बनने के लिए, देश में नंबर 1 बनाने के लिए ये जो नई सरकार बनेगी, ये स्टेबल सरकार रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के नेता जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। यहाँ तक कि कई नेता सीएम पद को लेकर सपने संजोए बैठे थे, लेकिन वोट प्रतिशत कम होने की वजह से नौबत तो ये आ चुकी है कि आघाड़ी को नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिल सकता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज फिर राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला।
विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जिसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई। खास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। राजधानी में आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैला रखी है। खुलेआम गैंगवार हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह चुप हैं। ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है, किडनैपिंग्स हो रही है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल अचानक अमित शाह पर हमलावर हो गए हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर जोरदार हमला बोला था। एक दिन पहले झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन का नाम देने वाला इंडिया गठबंधन दिल्ली लौटते ही खंड खंड नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत खुद कांग्रेस ने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मिलकर नहीं लड़े थे। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो तस्वीर भी साफ हो गई, जिस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया, दिल्ली में आगामी चुनाव वो अपने दम पर लड़ेगी। यानी दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की दूरी साफ दिख रही है। कांग्रेस CWC की बैठक में ये फैसला हुआ है। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दी, जो कि दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे। उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। कोई गठबंधन नहीं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल थे, जिन्होंने मिल बैठकर दिल्ली में आगामी चुनाव पर फैसला लिया। यानी अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं बची। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, लेकिन शपथ से ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर की हो रही है, जिसमें हम साथ साथ हैं का संदेश छिपा है। दिलों में लाख दूरियां, लेकिन दल में तो एक हैं। जीत लिया उपचुनाव क्योंकि एक हैं तो सेफ है। लखनऊ विधानसभा के बाहर आज यूपी सरकार के दो बड़े चेहरों ने पूरे देश और प्रदेश को यही संदेश दिया, जब विधायकों की शपथ के बाद योगी और केशव एक ही गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। जैसे केशव विरोधियों को ये संदेश दे रहे हैं कि देख लो विरोधियों, मिट गई दूरियां। इस तस्वीर के अब राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। एक गाड़ी में बैठकर ये संदेश दिया कि योगी और केशव के आपसी मतभेद अब दूर हो चुके हैं, और निचले कैडर को ये संदेश भी कि एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि नतीजों से पहले केशव ने योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान से खुद को अलग कर सरकार में टकरार की रार को तेज कर दिया था। लेकिन उपचुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें फतेह की, तो इसी नारे के दम पर लिहाजा शपथ ग्रहण में केशव ने योगी के साथ कार में बैठकर संदेश दिया कि ना बटे हैं ना बटेंगे। कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा। ये तस्वीर अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब भी है जिसमें उन्होंने कहा था सीएम की कुर्सी के नीचे सुरंग की जा रही है। जरा तस्वीर देखिए, पहले सीएम योगी कार में बैठते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और सबसे बाद में डिप्टी सीएम केशव मौर्य। एक ही तस्वीर ने टकराव के 100 सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में चंदौली के पूर्व एसपी, 4 इंस्पेक्टर समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर अब राजनीति पूरे जोरों पर है। बार बार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी और सरकार को निशाने पर लिया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा राज में अब तो हद हो गई, पुलिस वाले ही नामजद हो रहे हैं। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव लगातार यूपी पुलिस के खिलाफ हमलावर हैं। पहले उन्होंने उपचुनाव में हार का ठीकरा पुलिस कर्मियों पर फोड़ा, तो अब 2022 के एक मामले में कोर्ट से आए फैसले के बाद उन्होंने पुलिस के साथ ही सरकार को निशाने पर लिया। दरअसल कोर्ट के आदेश पर पूर्व एसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 18 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बर्खास्त कांस्टेबल की शिकायत पर फैसला आया है। 2022 में कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कई गंभीर धाराओं में पुलिस वालों को नामजद किया गया।
फैसला कोर्ट से आया, लेकिन अखिलेश यादव को मानो सरकार को गिरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया हो। तभी तो उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट के जरिए योगी फोर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी को भी लपेटे में लिया। और चलिए अब बात करते हैं संभल की, जहां जारी विवाद पर सुप्रीम आदेश के बाद फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है, यानी चंदौसी कोर्ट फिलहाल सुनवाई ना करे इस मामले की, ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए। इस हाईकोर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन में मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई हो, यानी गेंद अब हाईकोर्ट के पाले में है। रही बात एएसआई सर्वे की, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि यह सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए, यानी रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। रही बात संभल में शांति व्यवस्था की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम रहना चाहिए, यानी जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि शांति व्यवस्था यहां बनी रहे। इधर सुप्रीम आदेश ने मुस्लिम पक्ष को राहत दी, तो उधर अदालती राहत पर जमकर सियासत शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष के लोग इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो हिंदू पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार में जुटा हुआ है, क्योंकि अब गेंद हाईकोर्ट के पाले में है और वहीं सुनवाई के बाद तय होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। हालांकि सुप्रीम राहत के बाद विपक्ष बेहद खुश है। अल्लाह का शुक्र है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा जजमेंट दिया है और अगली 6 जनवरी उसमें लगाई और तब तक बाकी निचली अदालतों को सब कार्रवाई से रोक दिया गया है और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको सील बंद लिफाफे में रखने को कहा है और उसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको हिदायत की प्रशासन को केवल न्यूट्रल है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और कोर्ट ने पीस और हार्मनी के लिए भी स्टेट ऑफ यूपी को कहा है कि आप पीस और हार्मनी मेंटेन रखिए। स्टेट ऑफ यूपी के काउंसिल ने भी ये कहा है कि वो सारे एफर्ट्स ले रहे हैं पीस और हार्मनी मेंटेन रखने के लिए। उधर सपा और कांग्रेस सुप्रीम आदेश से खुश हैं, यानी मुस्लिम पक्ष ही नहीं जैसे विपक्ष को भी बड़ी राहत मिली है। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है और उसके तई लोगों की मायूसी जो कानून से हो रही थी, निचली अदालतों की जल्दबाजी के फैसलों से हो रही थी, उसको रोक लगी है। ये बहुत अच्छी खबर है हम सबके लिए, सारे कमज़ोरों और माइनॉरिटीज़ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके एक राहत भरी खबर दी है। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इधर सुप्रीम फैसले पर सियासत हो रही थी, उधर संभल में जुम्मे की नमाज के वक्त भी गहरी खामोशी पसरी थी। लोग तो पहुंचे, हर कोई मीडिया और बयानबाजी से बचता नजर आया। संभल पर सियासत और निशाने पर पुलिस। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने संभल सीईओ को गोली चलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो चंद्रशेखर ने सरकार पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया। यानी संभल के हालात में सियासी चिंगारी लगाई जा रही है। विपक्ष मौजूदा अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग के साथ सिटिंग जजों की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी, और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं, घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। सीबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों की निगरानी में उसकी जांच हो, जिससे सरकार द्वारा जो गोली चला के हत्या की गई है और जो एक सुनियोजित जो है एक षड्यंत्र किया गया, उसका पर्दाफाश हो और इसके पीछे जो भी सफेद पोस्ट हो उस पर कार्रवाई। यानी मौजूदा अधिकारियों पर विपक्ष को भरोसा नहीं। संविधान की शपथ लेने वाले अफसर अब विपक्ष की नजर में सरकार के अफसर बन गए। रामगोपाल यादव ने तो सीईओ को ही गोलीकांड का जिम्मेदार ठहरा दिया। डीएम, एसपी और सीईओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए, और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। हालांकि गोलीबारी के आरोपों पर संभल एसपी जांच कमीशन का हवाला देकर जवाबों से बचते नजर आए। मुझे कुछ नहीं कहना है, जुडिशियल कमीशन भी बनाया गया है, वो इस चीज का निस्तारण। लेकिन उनका ये कहना है कि शुरुआत आप लोग की तरफ से की गई थी। जुडिशियल कमीशन बनाया है, उनका काम है ये काम करना, मेरा काम नहीं है ये इसमें कमेंट करना। कुल मिलाकर इतना तो साफ हो गया है कि पुलिस और मौजूदा अधिकारियों पर संभल को संभालने के साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी खूब काम कर रहा है। एक तरफ संभल पर राजनीति पूरे चरम पर है, तो दूसरी तरफ संभल को शांत करने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने आज कूच का ऐलान कर दिया, जिसके बाद संभल पर मौलाना वर्सेस मौलाना की लड़ाई शुरू हो गई।
क्योंकि तौकीर के संभल जाने का मतलब शांत माहौल को फिर से चिंगारी देना था। जाने में कामयाब नहीं हुए तो बयान ऐसा दिया कि दूसरा पक्ष गुस्से से भर उठे। दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। भले ही तौकीर रजा को संभल जाने से पहले पुलिस ने थाने में बैठा लिया, लेकिन उनके बयानों पर हिमायतुल इस्लाम संगठन ने कुछ ऐसा कहा कि तीर सीधे भड़काऊ भाईजान के सीने पर लगा। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना तौकीर रजा साहब हो, अरशद मदनी साहब हो, ये तो लोग रोजे अव्वल से कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का, अब वक्त आ गया है सड़कों पर। ऐसे ही बयान आज संभल में हिंसा का एक कारण बने। अब कारी अबरार जमाल पूछ रहे हैं 4 माह के बेटों को क्या ओवैसी लौटाएंगे या तौकीर रजा। भाई जिन लोगों की जाने जा रही है, संभल में 4-5 मौत हो गई है, क्या उनकी भरपाई ओवैसी साहब करेंगे? अरशद मदनी साहब कर सकते हैं, तौकीर रजा साहब कर सकते हैं, क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं है? बात यहीं खत्म नहीं हुई। कारी अबरार जमाल ने तो तौकीर रजा की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। और ये लोग अब इस देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। तो तौकीर रजा साहब जैसे लोगों पर तत्काल FIR करके इन लोगों को जेल में डाले, तब देश में शांति का माहौल पैदा हो सकता है। यानी भड़काऊ भाषण देने वालों का भांडा अब फूट चुका है। मुस्लिम समाज के अंदर से ही ऐसे चेहरों के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर लड़ाई अब मौलाना वर्सेस मौलाना की है। देखना होगा तौकीर रजा इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं। संभल मामले पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को नश्तर की तरह चुभ गया। कहां तो सर्वे पर बात अटकी है और कहां धीरेन्द्र शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र छेड़ दिया। जिसने संभल मुद्दे पर हिंदू पक्ष के दावे को नई हवा दे दी, वो कैसे, आप खुद सुनिए। हरिहर हैं, ASI सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो, जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, आपको संदेशा भिजवाएंगे तो आप आके रिकॉर्ड करें। माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से रोक लगाई जाती है, घटना ना हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए, तो मुस्लिम पक्ष को उनके इस बयान ने नई टेंशन दे दी। सवाल ये, क्या हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बनवाने की तैयारी कर चुका है? क्या संभल में भी अयोध्या जैसी प्राण प्रतिष्ठा होगी? कम से कम बाबा बागेश्वर के बयान से तो यही लगता है। हरिहर हैं, ASI सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो, जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। बाबा बागेश्वर का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक तरफ से तौकीर रजा जैसे लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी कम उग्र नहीं है। सवाल ये कि संभल की शांति पर चोट करने वाले ये बयान क्या किसी रणनीति का हिस्सा हैं? अगर नहीं तो ऐसे बयानों के पीछे आखिर मकसद क्या है? राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर के दावे को दरगाह के दीवान सैयद जैनुल ओबदीन ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी याचिका दायर कर सकता है। साथ ही उन्होंने उस किताब की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया जिसको आधार बनाकर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने साफ कहा कि किताब में लिखी गई किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी चलिए आप मेरे साथ, आप मेरे को बताइए कि वहाँ पर इमेज है। ये तो आपने देखा होगा, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल ही नहीं उठता भाई। बेसलेस है, हर चीज बेसलेस है उसकी। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी अजमेर शरीफ दरगाह एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाए जाने के दावे की कड़ी आलोचना की। अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और 800 साल पुरानी ये ज़ियारत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। वहीं दरगाह पर हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका स्वीकृत होने पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने कोर्ट का आभार जताया। ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जो हमारे हिंदू समाज का था वो हमारे हिंदू समाज का होके ही रहेगा। सनातन हेतु एकता पदयात्रा के आखिरी दिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने राजा राम मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर ने ओरछा में धर्म ध्वज फहराया।
इसके साथ ही उनकी पदयात्रा का समापन हो गया। इस दौरान वहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग उनके समर्थन में जयकारे लगा रहे थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जुटी कि उन्हें संभालना पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो गया। वहां मौजूद पुलिस वाले किसी तरह भीड़ को संभालते नजर आए। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और वहां के हिंदुओं को सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताने की अपील की। वहां के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो, तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहाँ का हिंदू कायर है, बुजदिल है, तो वो शायद कभी भी अपनी संस्कृति को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पाएगा। साथ ही बाबा बागेश्वर ने भारत सरकार से भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की। धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा 21 नवंबर को शुरू हुई थी, जो ओरछा में समाप्त हो गई। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। अगली खबर का रुख करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। पोर्नोग्राफी केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज उनके घर रेड की और मुंबई के सांताक्रूज स्थित शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी ने छापेमारी की। साथ ही राज कुंद्रा के दफ्तर ईडी की टीम ने तलाशी ली। ईडी ने सिर्फ राज कुंद्रा के घर और दफ्तर ही नहीं बल्कि इस मामले से जुड़े बाकी लोगों के घरों की भी तलाशी ली। ये जांच मोबाइल ऐप के जरिए पॉर्न सामग्री बनाने और उसे प्रसारित करने के मामले से जुड़ी है। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं। दरअसल फरवरी 2021 में मड आइलैंड में पुलिस ने छापा मारा था और पॉर्न रैकेट का भांडाफोड़ किया था। इस केस में टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया था। पूछताछ में राज कुंद्रा की कंपनी का नाम भी सामने आया था। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्हें कुछ महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। इसी मामले में पोर्नोग्राफी से जो पैसे मिले थे, जो वीडियो बनाए गए थे, उन पैसों का इस्तेमाल कहां पे किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का शक ईडी को है और इसी आधार पर ईडी ने छापेमारी शुरू की है। इस मामले में एक्ट्रेस पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ को भी आरोपी बनाया गया था। राज कुंद्रा को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप पर अश्लील और पॉर्न वीडियोस प्रसारित किए जाने का आरोप था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के बाद किश्तवाड़ जिले में 7 आतंकवादियों की संपत्ति को जब्त कर लिया और दावा है कि जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई वो सभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे हुए हैं। एनआईए की विशेष अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में आतंकियों की संपत्ति जब्त कर ली। इसके साथ ही पुलिस ने किश्तवाड़ जिले के उन 11 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की जो पाकिस्तान चले गए थे और अब वहीं से जम्मू संभाग में आतंकी हमले में मदद करते हैं। पुलिस ने इन आतंकियों समेत कुल 36 आतंकियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर इनकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इनमें से 7 आतंकियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। किश्तवाड़ के जिन 7 आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई उनमें शहनवाज कंट उर्फ मुन्ना उर्फ उमर, नईम अहमद उर्फ आमिर उर्फ गाजी, मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल, शहनवाज उर्फ नईम, जावेद हुसैन गिरी उर्फ मुजम्मिल, बशीर अहमद मुगल उर्फ रजब उर्फ सैफुल्ला और इम्तियाज अहमद उर्फ दाऊद के नाम शामिल हैं। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के इकोसिस्टम को खत्म करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी हमलों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने पुंछ के मानकोट इलाके में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और मौके से काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद कर ली। बताया गया कि पुंछ के मानकोट इलाके में एक पुल के नीचे कुछ लोगों ने संदिग्ध वस्तु देखी, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। संदिग्ध वस्तु की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ देर बाद बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने चेक किया तो वहां से विस्फोटक सामग्री मिली, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। छानबीन के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में आरडीएक्स, 2 आईईडी, 1 बैटरी, 2 ब्लैंकेट और खाने पीने का सामान बरामद हुआ। बताया गया कि विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद पुंछ मेंढर मार्ग को बंद कर दिया गया और आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इंटरपोल के साथ मिलकर सीबीआई और एनआईए ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को प्रत्यर्पण कराने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद लश्कर के आतंकी सलमान रहमान खान को भारत लाया गया। बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों की वजह से उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एनआईए ने आतंकी सलमान रहमान खान के खिलाफ
आपराधिक साजिश, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य सलमान रहमान खान पर आरोप है कि उसने बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक भेजा। उसके खिलाफ बेंगलुरु के हिब्बल पुलिस थाने में साल 2023 में केस दर्ज किया गया था। 2 अगस्त 2024 को इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद उस पर नजर रखने के लिए दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो किगाली की मदद से आतंकी सलमान को रवांडा में ट्रैक किया और फिर उसे भारत लाया गया। अमेरिका अब लॉरेंस गैंग का सेफ हाउस बन चुका है। लॉरेंस गैंग के शूटर ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूएस में छिपने का ठिकाना बनाया है। दुबई से डिपोर्ट कर भारत लाए गए लॉरेंस गैंग के शूटर हर्ष ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया। हर्ष के पास से फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ जो उसने पंजाब से बनवाया था। लॉरेंस गैंग के शॉप शूटर हर्ष उर्फ चिंटू ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए गैंगस्टर्स डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। 26 मार्च को पंजाब के जालंधर से ये पासपोर्ट जारी किया गया। पासपोर्ट में हर्ष का नाम प्रदीप कुमार लिखा हुआ है। हर्ष ने पूछताछ में खुलासा किया कि सबसे पहले उसने पंजाब से फर्जी पासपोर्ट बनवाया, उसके बाद वो भारत से शारजा गया, फिर वहां से बाकू गया और फिर यूरोप के एक देश में गया। हर्ष का प्लान था वो डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हो जाए। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, पवन बिश्नोई, यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंटी गैंग के गैंगस्टर्स हिमांशु भाऊ समेत कई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका में बैठे हैं और ये सभी डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे हैं। अब अमेरिका में बैठकर ये सभी गैंगस्टर्स भारत में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियों के लिए समस्या ये है कि अमेरिका किसी भी वांटेड क्रिमिनल को आसानी से भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं होता। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने 2 लाख के इनामी गैंगस्टर का एनकाउंटर किया। गुरुग्राम पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बिहार का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सरोज राय मारा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सरोज राय गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। खुफिया सूचना थी कि गैंगस्टर सरोज राय मेवात से गुरुग्राम में एंट्री करेगा, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस और बिहार एसटीएफ ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की गई, लेकिन बार गुर्जर चौकी के पास आरोपी ने पुलिस से बचने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश सरोज राय ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में इनामी गैंगस्टर सरोज राय मारा गया। मुठभेड़ के दौरान बिहार पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति विशेष अपने कुछ अन्य साथी के साथ इस गुड़गांव के क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम दे सकता है। तो बिहार जो एसटीएफ की टीम को साथ लेकर और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस को पकड़ने की कोशिश करी, जिस दौरान पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफी फायर कर। पुलिस की गोली का शिकार हुआ बदमाश सरोज राय बिहार में वांटेड था। बिहार पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर सरोज राय पर 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो गुरुग्राम में भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस की गोली का शिकार हो गया। हालांकि गैंगस्टर सरोज राय के साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अहमदाबाद पुलिस ने नकली डॉलर छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो 40 से 50 रुपए में नकली ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बेच रहा था। यानी अहमदाबाद में डॉलर फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर मुखबिर ने पुलिस तक पहुंचाई, जल्द अमीर बनने का सपना पाले जालसाज के बुरे दिन शुरू हो गए। तो एसओजी की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई बंदा सस्ते में ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेच रहा है, जो तकरीबन 50 रुपीज़ के आसपास $1 का जो मूल्य है, उनसे सस्ते में ये 40 रुपीज़ में बेच रहा है। ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारी टीम वॉच में थी, तो हमको एक रौनक राठौड़ करके उसके पास 131 नोट मिली $50 की। नकली डॉलर छापने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड मौलिन पटेल है, जो 20 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। वो वहाँ की करेंसी के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। फिर अहमदाबाद लौटने पर उसने दोस्तों के साथ मिलकर डॉलर छापने शुरू किए और 40 रुपए प्रति डॉलर की दर पर उन्हें बेचने लगा। पुलिस की छापेमारी में न सिर्फ डॉलर बरामद हुए, बल्कि उन्हें छापने की मशीन और सामान भी मौके पर जब्त किया गया। यानी ऑर्गेनाइज तरीके से डॉलर फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तीनों ने मिलके वटवा में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंटिंग मशीन और थोड़ा मटेरियल कालूपुर दुकान में से लेकर ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहीं उसने बनाए थे और वो प्रिंटर भी हमने जब्त किया है।
अपनी तरह का ये भारत में पहला मामला होगा जब विदेशी करेंसी छापने की फैक्ट्री डाल दी गई, क्योंकि अब तक नकली भारतीय करेंसी छापने के मामले सामने आते रहे हैं। पहली बार कोई डॉलर छापते हुए पकड़ा गया। हैदराबादी बिरयानी अपने जायके के लिए जानी जाती है। कई रेस्टोरेंट हैं जो बेहतरीन बिरयानी परोसते हैं, लेकिन हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में उस वक्त हंगामा मच गया जब चिकन बिरयानी के साथ साथ जली हुई सिगरेट भी परोस दी गई। ये देखिए, बिरयानी की प्लेट में जली हुई सिगरेट। जैसे ही बिरयानी की प्लेट में सिगरेट मिली, हंगामा शुरू हो गया। दरअसल ये मामला मशहूर बावर्ची रेस्टोरेंट का है। दोस्तों का एक ग्रुप इस फेमस रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने पहुंचा था। इनको चाव था मशहूर चिकन बिरयानी खाने का। बड़े शौक से प्लेट मंगाई भी, लेकिन जैसे ही बिरयानी की प्लेट आई तो देखकर ये लोग हैरान रह गए। बिरयानी खाते खाते इनकी नजर जली हुई सिगरेट पर पड़ी और प्लेट में सिगरेट का हिस्सा देखकर ये भड़क गए। इसके बाद रेस्टोरेंट में जमकर बवाल हुआ। खाना खाने वाले युवकों ने रेस्टोरेंट स्टाफ से बहस शुरू कर दी। इस दौरान रेस्टोरेंट में कई कस्टमर थे जिन्होंने ये वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि बाद में रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने माफी भी मांगी, लेकिन एक फिर रेस्टोरेंट की लापरवाही सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। कट्टरपंथी उनके घरों को लूट रहे हैं, खेत और फसलों को नष्ट कर रहे हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को चुन चुन कर अपना निशाना बना रही है, लेकिन यूनुस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। कट्टरपंथियों के अत्याचार का ये वीडियो शेरपुर जिले का है, जहां सैकड़ों कट्टरपंथियों ने हाथ में लाठी डंडा लेकर हिंदुओं के खेतों और घरों पर हमला कर दिया। I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा आतंकवाद के खिलाफ मशाल मार्च में शामिल होने खंडवा पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और हिंदुओं से एकजुट होने की अपील भी की। टी राजा को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके टी राजा का समर्थन किया। इस दौरान टी राजा ने हिंदुओं को शपथ भी दिलाई और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर भी जोर दिया। लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, उसका विरोध करूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा अपने शरीर को मजबूत रखूंगा, कोई गलत संगत में रहूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहूंगा। बीजेपी विधायक टी राजा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी कट्टरपंथियों को आड़े हाथों लिया। हम सिर्फ बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस्कॉन मंदिरों को ताला लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, साधु संतों को अंदर डाला जा रहा है। बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा, ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। मशाल मार्च के मंच से ही टी राजा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा। ये ओवैसी का आप लोगों ने एक स्लोगन सुना होगा, जय फलस्तीन। पार्लियामेंट में खड़े होकर फलस्तीन जिंदाबाद का नारा उसने लगाया। तो मैं उनको एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूं, जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे। सब लोगों को अगर फलस्तीन जाना है तो जा सकते। मंच से टी राजा ने हिंदुओं के हक में आवाज उठाई और प्रधानमंत्री से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के कटनी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और इन कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर गोहत्या, लव जिहाद और जमीन जिहाद मामले में आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गेट पर ही रोक दिया और गेट बंद कर दिया, लेकिन पुलिस वालों को धक्का देकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गए। हालांकि वहां भी पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये हंगामा जारी रहा। बाद में कुछ कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए, जबकि बाकी कार्यकर्ता खड़े होकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। कलेक्ट्रेट परिसर में बजरंग दल का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में कठोर कार्रवाई नहीं की तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भीषण हादसा हो गया। आग की लपटों का ऐसा तांडव मचा कि देखते ही देखते 30 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। गिनती के 5 सेकंड में वहां मौजूद 30 से ज्यादा लोग आग की लपटों से घिर गए और गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के वक्त की अब दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन मशालें रखते समय कुछ मशालें उल्टी हो गईं और आग भड़क गई। इन 2 तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है हादसा कितना भीषण है। इस मशाल जुलूस में हजारों की भीड़ आई थी, लेकिन एक गलती की वजह से पूरा इलाका धुआं हो गया। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर तो और भयावह है। जो लोग आग की लपटों में जलने लगे उन्हें मुश्किल से बचाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्यक्रम में करीब 1000 मशालें जलाने की तैयारी थी, लेकिन गनीमत रही इनमें 200 मशालें ही जल पाईं। 10 से 15 मिनट तक मशाल जुलूस निकाला भी गया, लेकिन घंटाघर चौक पर समापन के दौरान लोग मशालें रखने लगे और फिर एक गलती की वजह से चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। घटना के बाद पुलिस ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से कुछ लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी है। बाकी लोगों को घर भेज दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर दुनिया चुप है, लेकिन पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का नरसंहार हुआ तो लखनऊ में शिया समुदाय की हैदरी टास्क फोर्स सड़कों पर उतर आई और पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दिया। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों का ये गुस्सा पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ है। पाकिस्तान में शिया समुदाय के नरसंहार के विरोध में आज हैदरी टास्क फोर्स ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिया समुदाय के हजारों लोग हाथ में कैंडल और बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला भी फूंका और जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में हैदरी टास्क फोर्स के संस्थापक मौलाना यासूब अब्बास ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला तो शिया समुदाय के सैकड़ों लोग इसमें शामिल हो गए और सादतगंज दरगाह हजरत अब्बास में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान शिया धर्मगुरु ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ करार दिया। दरअसल ये प्रदर्शन पाकिस्तान के पारा चिनार में 21 नवंबर को आतंकवादियों द्वारा 100 शिया मुसलमानों की बर्बर हत्या के विरोध में था। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर लोग मौन क्यों हैं? बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान तमिलनाडु के कई हिस्सों में तबाही मचा सकता है, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। संभावित तूफानी तबाही के चलते चेन्नई समेत साउथ के कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। समुद्र के आसपास गांवों को खाली करवाया जा चुका है और राहत बचाव दल की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। मौसम विज्ञान के मुताबिक चक्रवात फेंगल का रौद्र रूप तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी और कराईकल में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। फेंगल तूफान तमिलनाडु के तट से टकराएगा। 30 नवंबर को सुबह तट से टकराने की उम्मीद है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तमिलनाडु में 2 से 3 दिन भारी बारिश का अनुमान है। इस संभावित खतरे से निपटने के लिए मजबूत योजना बनाई गई है। पूर्वी नौसेना कमान और तमिलनाडु पुडुचेरी क्षेत्रीय मुख्यालय के साथ मिलकर तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रभावित इलाकों में हवा की रफ्तार तेज होने से घरों मकानों को काफी नुकसान हो सकता है और मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। समुद्र में नाविकों पर जब कोई मुसीबत आती है तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक्शन में आ जाता है। खराब मौसम के बाद जब समुद्र में मछुआरे फंसे तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ही उनको इस मुसीबत से बचाया। और इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने बीच समंदर में फंसे मछुआरों को बाहर सुरक्षित निकाला।
हेलीकॉप्टर से पहले एक रेस्क्यू बास्केट रस्सी के सहारे नीचे फेंकी गई और इससे मछुआरों और श्रमिकों को ऊपर खींच लिया गया। इसी रेस्क्यू बास्केट की मदद से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए बीच समंदर में 10 लोगों की जान बचाई। खराब मौसम के बीच समुद्र के लगभग 2 किलोमीटर अंदर तमिलनाडु के कुड्डालोर केम्प्लास्ट जेट्टी से 6 फंसे मछुआरों और 4 श्रमिकों को सुरक्षित रूप से निकाला गया। ये लोग कुड्डालोर जिले के चित्रपेटई गांव के पास एक निजी कंपनी की जेट्टी पर फंसे थे। मछुआरों की नाव समुद्र में डूब गई थी और ये वहीं मझधार में फंस गए थे। कोस्ट गार्ड की टीम ने चेन्नई से एक एडवांस्ड लाइट यानी HLH हेलीकॉप्टर भेजा, जिसकी मदद से सभी को बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद इन सभी को चित्रपेटई ले जाया गया। बात करेंगे गुमशुदा डॉगी की, जिसे 2 लड़कियां चोरी कर ले गई, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। सुजुकी के गायब होने से घर के बच्चे खाना तक छोड़ दिए और पूरे परिवार ने डॉगी की तलाश में सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया, क्योंकि आगरा के इस परिवार में डॉगी सुजुकी हर किसी का फेवरेट है। ऐसे में अचानक उसके गायब होने पर पूरा परिवार परेशान हो गया। यहाँ तक कि घर के बच्चों ने 2 दिनों तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया। अब सोशल मीडिया पर छिड़े अभियान के बाद गायब डॉगी की तलाश पूरी हो चुकी है। सीसीटीवी के जरिए उन लड़कियों की पहचान के बाद डॉगी को वापस लाया गया, जिससे पूरा परिवार खुश है। डॉगी के मालिक जावेद ने बताया, जो लोग सुजुकी को उठाकर ले गए उन्होंने बिना सामने आए उसे वापस कर दिया। फिर हमने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करा, तो हमारे एक परिचित ने बताया कि हाँ, ये रावली मंदिर के पास सामने जो गली गई है वहाँ एक के पास देखी गई है ऐसी। फिर वहाँ हमने ट्रेस करा तो मिल गई। अब जिसके पास मिली वो डर की वजह से सामने नहीं आना चाह रहे थे, तो उन्होंने जो हमारा मित्र था उसी के हाथ रात में 12:30 बजे भेजा। अब डॉग की घर वापसी के बाद पूरा परिवार खुश है और डॉगी को ले जाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। आलम यह है कि इंसान तो इंसान, अब मंदिरों में भगवान के लिए भी कंबल और हीटर्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये वीडियो मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए पुजारी कंबल उड़ा रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ को रात्रिकालीन शयन आरती के बाद कंबल उड़ाया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर को गर्म रखने के लिए गर्भगृह में हीटर भी चलाए जा रहे हैं और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। भक्तों द्वारा भगवान के प्रति एक लाड़ होता है, जैसे हमको ठंड लगती है वैसे ही भगवान के प्रति भक्तों का एक लाड़ होती है, मानना होता है कि भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया जाता है। ये भगवान के प्रति भक्तों की आस्था है। भगवान को कंबल उड़ाकर और गर्भगृह में हीटर लगाकर ये प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु सर्दी के इस मौसम में प्राणी मात्र के साथ साथ फसलों की भी रक्षा करें। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी को यादगार बनाने के लिए एक दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंच गया, जिसे देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और जब कॉलेज कैंपस में हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन का जोड़ा उतरा तो लोग छतों पर चढ़कर हैरानी से देखते नजर आए। दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई देख मौके पर मौजूद सभी लोग इस पल को कैमरे में कैद करने लगे और हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाने लगे। अकोला के रहने वाले विवेक इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि उनके दादा की अंतिम इच्छा थी कि पोते की शादी के बाद उसकी दुल्हन को गांव में हेलीकॉप्टर से लाया जाए। ये हमारे स्वर्गीय श्री राजन सिंह चहर, मेरे दरोगा जी, मेरे दादाजी, उनका सपना था कि मैं अपनी नाती की बहू को हेलीकॉप्टर से लेकर आऊं। तो उनका वो तो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनका अपने गांव में सभी नगला परमार हवेली वालों के बीच में लेकर आऊं, तो वो तो नहीं रहे। तो उसका सपना मेरे पिताजी, मेरी दादी और मेरे चाचा जी ने मिलके मेरे पूरा किया है। शादी के बाद विवेक अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से विदा करवाकर गांव पहुंचा। जैसे ही हेलीकॉप्टर से दूल्हा और दुल्हन उतरे तो देखने के लिए पूरा गांव वहां मौजूद नजर आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां हाथों में मेहंदी लगाए एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रही और दूल्हा ऐन वक्त पर धोखा दे गया, जिसके बाद दुल्हन की खुशियां गम में बदल गईं, क्योंकि दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा।
दरअसल लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र के चुन्नी लाल की बेटी की शादी आशियाना में रहने वाले रामगोपाल शर्मा के बेटे से तय हुई थी। चुन्नी लाल के घर पर जश्न का माहौल था। बारातियों के स्वागत की तैयारियां हो चुकी थीं। जयमाला के दौरान वर वधू के बैठने का खास इंतजाम किया गया था, तो वहीं बारातियों को खाना परोसने की तैयारी भी हो गई थी। चुन्नी लाल का पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों और आसपास के करीब 500 लोगों के साथ बारात के स्वागत के लिए द्वार पर खड़े थे। लेकिन शादी से 1 घंटा पहले दूल्हे के पिता का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा कहीं गायब हो गया। ये सुनते ही चुन्नी लाल और उनके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपने कार में पूरी तैयारी हो गई। 4:46 पे फोन आता है लड़के के पिताजी का। वो कहते हैं कि तो हमने धन इनकार किया उनसे। हमने कहा ठीक है, कहाँ पहुँचे? कहने लगे अभी तो मैं घर ही पे हूँ, तो मेरा बेटा जो है 11 बजे से निकला हुआ, अभी तक आया नहीं। बताया गया कि चुन्नी लाल ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में करीब 20 लाख रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, बेटी की विदाई में देने के लिए उन्होंने सोफा, फ्रिज, टीवी, एसी, अलमारी समेत काफी सामान भी खरीद लिया था। यानी चुन्नी लाल ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। बारात नहीं आने से नाराज चुन्नी लाल ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। तो वहीं बताया गया कि लड़के के पिता ने भी थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दुपाड़ा रोड पर आज एक बुलडोजर गरजा। श्री राम मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे को बुलडोजर एक्शन के तहत हटाया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी। बुलडोजर के जरिए मंदिर की जमीन से अवैध कब्जे को उखाड़ा गया। एक एक करके अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया। कब्जे वाली जमीन के मूल विक्रेताओं ने अदालत में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कोर्ट के फैसले के बाद चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में स्थित धर्मशाला को जेसीबी के जरिए तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान सुबह से ही प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद था। इससे पहले श्री राम मंदिर की भूमि पर की गई जांच में 37 कब्जेदारी सामने आए थे। इनको बेदखली के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। Zee News.